हेलो एवरीवन, वेलकम टू संजय सुमन क्लासेज। आज हम लोग रेलवे ग्रुप डी 2018 का साइंस पेपर सॉल्व करेंगे। तो इसमें जो है लगभग जो है साइंस पेपर में जो है 5 से 10 सवाल के बीच में जो है आपको इसमें न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा जाता है और बाकी जो है इसमें 10 से 15 सवाल थ्योरी से पूछा जाता है। तो आपको जो है दोनों प्रकार का सवाल का इसमें प्रैक्टिस होना चाहिए। तो इसमें देखते हैं आज का पहला सवाल। 80 मीटर की ऊंचाई से एक गेंद गिराई जाती है, चौथे सेकंड में तय की गई दूरी क्या होगी? तो यहाँ पर मान लेते हैं इसका हाइट हो गया 80 मीटर, यहाँ से इसका पूरा हाइट जो हो गया 80 मीटर। तो इसमें जो है कह रहा है चौथे सेकंड में, तो पहला सेकंड में मान ले कितना दूरी तय कर रहा है। पहला सेकंड में इतना दूरी तय कर रहा है, दूसरा सेकंड में इतना दूरी तय कर रहा, तीसरा सेकंड में इतना दूरी, चौथा सेकंड में इतना दूरी। तो हम लोग निकालेंगे चौथा सेकंड में यहाँ तक अगर दूरी तय किया है, तीसरा सेकंड में यहाँ तक दूरी तय किया है, मतलब चौथा सेकंड में जितना दूरी तय किया है माइनस तीसरा सेकंड में जितना दूरी तय किया होगा, दोनों को घटा देंगे तो जो है हमको निकल जाएगा चौथा सेकंड में कितना दूरी तय किया होगा। तो यहाँ पर एस दिया हुआ है, तो हम लोग निकाल सकते हैं S बराबर UT प्लस हाफ AT²। इस फॉर्मूला का उपयोग करके हम लोग बनाएंगे। तो S बराबर UT, जब यह स्टार्टिंग से स्टार्ट करेगा, जहाँ से गिरना शुरू होगा, तो U बराबर क्या हो जाएगा इसका 0। अब वेलोसिटी इसका कुछ वेलोसिटी होगा, जितना वेलोसिटी से जाएगा तो फाइनल वेलोसिटी कुछ भी हो सकता है। तो इनिशियल वेलोसिटी हो गया 0 और तो फाइनल वेलोसिटी तो इसमें मतलब नहीं है। इस फार्मूला में हमको सिर्फ इनिशियल वेलोसिटी चाहिए, टाइम चाहिए और एक्सेलरेशन चाहिए। तो S बराबर, तो पहला निकालते हैं हम लोग। इसके लिए दो चीज़ हमको निकालना पड़ेगा, तीसरा सेकंड में कितना दूरी तय किया है, फिर चौथा सेकंड में। तो तीसरा सेकंड के लिए निकालते हैं। तो तीसरा सेकंड के लिए मान लेते हैं S3। इसके लिए जो है S3 लिखिए, S3 UT, तो U का वैल्यू 0 हो गया, टाइम का वैल्यू तीसरा सेकंड निकले 3 सेकंड प्लस हाफ AT²। हाफ AT², A का वैल्यू एक्सेलरेशन का वैल्यू 10 होता है, AT छूट गया है AT²। तो हाफ A का वैल्यू 10 हो गया, T का वैल्यू 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया 0 हो गया। हाफ AT 10 9, ये हो गया। S3 हो गया 45 मीटर। ठीक उसी तरह से हम लोग निकालेंगे, ये तीसरा सेकंड में जो है वो 45 मीटर दूरी तय किया। अब S4 निकालेंगे चौथा सेकंड में, UT प्लस हाफ AT²। तो U का वैल्यू भी यहाँ 0 हो जाएगा, टाइम का वैल्यू 4 प्लस हाफ AT²। A का वैल्यू 10 हो गया, T का वैल्यू 4 का स्क्वायर, 2 से कट जाएगा ये 5 बार में, तो ये तो 0 हो गया और वो हो गया 4 चौक 16 × 5 80 मीटर। तो 4 सेकंड में मतलब ये पूरा दूरी तय कर रहा है, ये 4 सेकंड में। तो लेकिन हमको निकालना है कि सिर्फ चौथा सेकंड में। अगर सिर्फ पूछा जाता कि 4 सेकंड के बाद कितना दूरी तय करेगा, तो हम लोग डायरेक्ट जो है सिर्फ 4 पर बैठा करके ये हमारा आंसर हो जाता है। लेकिन बोल रहा है कि सिर्फ चौथे सेकंड में तय की गई दूरी। तो अब हम लोग निकालेंगे S4 मालूम है, S3 मालूम है, तो अब हम लोग S4 माइनस S3 कर देंगे। 80 मीटर माइनस 45 मीटर, तो ये हो जाएगा 35 मीटर। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये दूरी जो 35 मीटर निकला है, तो ये चौथा सेकंड मतलब तीसरा सेकंड और तीसरा और चौथा सेकंड के बीच में जो दूरी तय किया गया है वो हमारा निकला है 35 मीटर। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। 120 वाट के एक विद्युत लैंप का प्रतिदिन 8 घंटे उपयोग किया जाता है और लैंप द्वारा एक दिन में प्रयुक्त की गई ऊर्जा की गणना करें। तो इसमें दिया हुआ है 120 वाट।
पावर दिया हुआ 120 वाट, इसका पावर 120 वाट, और घंटा इसमें टाइम दिया हुआ है 8 घंटा। तो इसको हम लोग अब देखिए 1 यूनिट बराबर क्या होता है, 1 यूनिट बराबर फॉर्मूला 1 किलोवाट घंटा, 1 किलो वाट घंटा, आवर लिख देंगे 1 किलोवाट आवर। तो यहाँ पर जो है वाट घंटा मालूम है हमको, वाट हो गया 120 वाट हो गया, वाट घंटा, तो वाट यहाँ पर 120 वाट हो गया। और घंटा जो है प्रतिदिन डेली जो है 8 घंटे का उपयोग करते हैं, तो एक दिन में कितना होगा, तो 8 ही घंटा होगा, 8 घंटा। तो ये हमको निकल गया 120 इंटू 8, ये वाट घंटा निकल गया। तो यूनिट में बदलने के लिए हमको चाहिए 1 यूनिट बराबर 1 किलोवाट घंटा। तो इसका वैल्यू होता है 1 किलो का वैल्यू कितना होता है 1000 वाट घंटा। तो इसको 1000 से अगर भाग दे देते हैं इसमें वाट घंटा में, तो ये हमको निकल जाएगा किलोवाट घंटा। तो इसमें भाग दे दीजिए इसका 0, ये हो जाएगा 96/100, तो ये हो जाएगा 0.96 यूनिट। ये हमारा निकल गया, यही आंसर ये हो गया। इस तरह से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। तीसरा सवाल है, दिए गए बिलियन के पीएच पर विचार करें। कि किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता हाइड्रोजन आयनों की उच्चतम सांद्रता है। पहला इसमें विकल्प दिया है 4.7, दूसरा विकल्प दिया है 10.1, तीसरा है 2.4, डी 8.0। तो इसमें बताना है कि जो है दिए गए बिलियन के पीएच मान दिया हुआ है कि किस बिलियन में हाइड्रोजन आयन की उच्चतम सांद्रता होगी। तो इसमें जो है जिसका पीएच का वैल्यू जो है पीएच 7, ये हो गया न्यूट्रल, 7 जो है न्यूट्रल हो गया, 7 से आगे बढ़ेगा 14 तक, तो ये हो जाएगा बेसिक, क्षारीय हो गया, क्षार इसमें हो गया। और 7 से नीचे की ओर आएगा 0 तक आएगा, तो ये हो जाएगा एसिड। तो जितना कम होगा वैल्यू, पीएच का वैल्यू जितना कम होगा उसमें जो है वो एसिडिक नेचर का होगा, और उसमें जो है हाइड्रोजन आयन की सांद्रता उतना ही अधिक होगा। और अगर ऊपर की ओर हम जाएं, इधर की ओर pH 7 से 14 की ओर जाएंगे, तो यहाँ पर जो है
क्या होगा इसमें, हाइड्रोजन आयन की सांद्रता जो है कम घटते जाएगा और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता बढ़ते जाएगा। और इधर हम लोग चलेंगे तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता बढ़ेगा और हाइड्रोक्साइड आयन की सांद्रता घटते जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। दो प्रतिरोधक दस ओम और 20 ओम श्रृंखला में 6 वोल्ट की बैटरी 6 वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। सर्किट में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा होगा, क्या होगा इसमें, विद्युत धारा निकालना है हमको। 0.2 एम्पियर, दूसरा जो है 0.3 एम्पियर, तीसरा जो है 0.6 एम्पियर, चौथा जो है 0.9 एम्पियर। तब इसमें जो है दो प्रतिरोधक जो है इसमें दिया हुआ है, इसका वैल्यू 10 ओम और 20 ओम श्रृंखला में कहने का मतलब हुआ श्रेणी क्रम में। छह वोल्ट की बैटरी से जुड़े हुए हैं। सर्किट में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा क्या होगा, तो इसका जो है R बराबर हो जाएगा R1 प्लस R2। R बराबर R1 प्लस R2, तो R का वैल्यू हो गया 10 ओम प्लस 20 ओम, तो ये हो गया 30 ओम निकल गया, हमको वैल्यू मिल गया R का वैल्यू। और दिया हुआ है विभवांतर, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है 6 वोल्ट, पोटेंशियल डिफरेंस हमको मालूम है। तो ओम के नियम से, ओम लॉ, V बराबर IR, ओम के नियम से हम लोग जानते हैं विभवांतर बराबर विद्युत धारा इंटू प्रतिरोध। तो विभवांतर हमको मालूम है 6 वोल्ट है, I हमको निकालना है, R का वैल्यू हो गया 30, तो I बराबर 6/30, तो ये हो गया 1/5, तो ये हो जाएगा 0.2 एम्पियर। ये हमारा आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक 40 किलोग्राम भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर
ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है। उसके द्वारा विकसित शक्ति, उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगी? पहला इसमें विकल्प है 200 वाट, दूसरा विकल्प है 2000 वाट, तीसरा विकल्प है 500 वाट, चौथा विकल्प है 100 वाट। अब देखिए, एक 40 किलोग्राम भार वाली लड़की 4 सेकंड में 5 मीटर ऊंची होने वाली सीढ़ियों पर तेजी से चढ़ जाती है। तो यहाँ पर क्या क्या दिया हुआ वो पहले लिख लीजिए। एम बराबर दिया हुआ है, हमको मालूम है 40 किलोग्राम। टाइम दिया हुआ है 4 सेकंड, 4 सेकंड में 5 मीटर चढ़ रहा है। एस बराबर दिया हुआ है 5 मीटर। तो उसके द्वारा विकसित शक्ति क्या होगा, हमको निकालना है शक्ति। तो शक्ति बराबर हो जाएगा, P बराबर होता है पावर, P हो गया पावर। P बराबर होता है W/T। W कहाँ, W जहाँ हो गया वर्क हो गया। P बराबर हो जाएगा पावर, W बराबर हो गया वर्क, और T बराबर हो गया यहाँ पर टाइम। तो यहाँ पर W बराबर, हम लोग यहाँ से और एक फॉर्मूला जानते हैं, W बराबर F/S, बल गुना विस्थापन। यहाँ F बराबर हो जाएगा फोर्स और S बराबर हो रहा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं P बराबर W/T। W की जगह पर ये फॉर्मूला का यूज करेंगे, W बराबर F/S/T। अब देखिए, अब यहाँ पर F हमको नहीं मालूम है, लेकिन M मालूम है। M मालूम है तो एसेलरेशन लगभग 10 होता है, 9.8। लेकिन जो है नहीं दिया हुआ रहे तो आप जो है 10 मान करके बना लीजिए, उसमें दशमलव वाला झंझट खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं, अब F बराबर M/A, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। तो F के जगह पर बैठा सकते हैं, F बराबर M/A/S/T। अब देखिए, सारा चीज़ हमको मालूम है, M भी मालूम है, T भी मालूम है, S भी मालूम है और A भी मालूम है। तो M का वैल्यू यहाँ पर 40 किलोग्राम, एक्सेलरेशन का वैल्यू होता है 10 होता है, इनटू डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन जो है 5 मीटर की दूरी तय कर रहा है तो 5 हो गया, और टाइम का वैल्यू 4 सेकंड है तो ये हो गया 4 हो गया, ये कट जाएगा, 10 हो गया, 5 इंटू 10 इंटू 10 तो ये हो जाएगा 500 वाट। मतलब उसके द्वारा विकसित शक्ति हो जाएगा 500 वाट। तो इस तरह से हम लोग निकाल देंगे। अब आगे देखते हैं इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन। पाँच से 8% एसिटिक एसिड को क्या कहा जाता है? पहला हो गया इथेनॉल, सिरका, एस्टर,
ग्लेशियल एसिटिक एसिड। तो 5 से 8% एसिटिक एसिड को जो है हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग सिरका कहते हैं, सिरका, या फिर इसको हम लोग विनेगार भी कहते हैं, विनेगार। तो इसका प्रयोग हम लोग किचन में यूज करते हैं। तो इसको बनाया कैसे जाता है, यह जो है सिरका जो है फर्मेंटेशन की प्रक्रिया के द्वारा बनाया जाता है, किण्वन की प्रक्रिया के द्वारा। फर्मेंटेशन का नाम सुने होंगे आप, फर्मेंटेशन, या फिर हम लोग कहते हैं इसको किण्वन। तो ये जो है इस प्रक्रिया में जो है सबसे पहले ग्लूकोज को ईस्ट की मदद से ये बदल देता है C2H5OH इथाइल अल्कोहल में, और एसिटिक एसिड बैक्टीरिया इसको बदल देता है एसिटिक एसिड में CH3COOH। तो इस प्रक्रिया के द्वारा एसिटिक एसिड को तैयार किया जाता है। अब आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर्वनीय रेंज में नीचे आवृत्तियों के साथ ध्वनि तरंगों को कहा जाता है। पहला इसमें अल्ट्रासोनिक, अल्ट्रासाउंड, तीसरा सुपरसोनिक, डी इंफ्रासोनिक। तो इसमें जो है सर्वनीय रेंज पहले क्या होता है, ऑडिबल रेंज। हमारा कान जो है 20 हर्ट्ज जिससे 20,000 हर्ट्ज तक की आवृत्ति को सुन सकता है। ये हमारा कान की शक्ति होता है। तो 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति, इससे कम हम लोग जाएंगे, इससे कम, तो ये हो गया इंफ्रासोनिक। और इससे ज़्यादा हम लोग जाएंगे तब ये हो जाएगा अल्ट्रासाउंड। 20,000 से और ऊपर जाएंगे तो ये हो जाएगा अल्ट्रासाउंड। तो अल्ट्रासाउंड करते हैं तो उसमें 20,000 हर्ट्ज से ऊपर की आवृत्ति का हम लोग यूज करते हैं। मेगा हर्ट्ज में आवृत्ति में उसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं, मेगा हर्ट्ज में रहता है अल्ट्रासाउंड का स्पीड।
तो ये तो हो गया अल्ट्रासोनिक अल्ट्रासाउंड, दोनों तो एक ही चीज़ हो गया। अल्ट्रासाउंड तो 20,000 हर्ट्ज से ऊपर का आवृत्ति हो गया। सुपरसोनिक ये तो और उससे भी ऊपर हो गया सुपरसोनिक। तो इंफ्रासोनिक 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति को हम लोग इंफ्रासोनिक कहते हैं, और 20,000 से हर्ट्ज के ऊपर की आवृत्ति को अल्ट्रासोनिक, और सबसे तेज़ आवृत्ति को इसमें सुपरसोनिक कहते हैं। तो सुपरसोनिक को जो है, सुपरसोनिक का इसमें फ्रीक्वेंसी मापा जाता है। अल्ट्रासाउंड की फ्रीक्वेंसी रहता है 2 से 18 मेगाहर्ट्ज के बीच में रहता है। मेगाहर्ट्ज इतना आवृत्ति होता है अल्ट्रासाउंड का। अगर हम लोग सुपरसोनिक में अगर देखते हैं, सुपरसोनिक जैसे हो गया रॉकेट का स्पीड हो गया, तो इसका स्पीड हम लोग मापते हैं मैक नंबर में। मैक नंबर एक इकाई इसमें मान लिए हैं मैक नंबर को। मैक नंबर का वैल्यू होता है स्पीड ऑफ ए बॉडी बाय स्पीड ऑफ साउंड इन सराउंडिंग मीडियम। तब मैक नंबर हो गया। अगर हम लोग रॉकेट का स्पीड अगर मापेंगे तो उसके लिए जो है मैक नंबर हो जाएगा स्पीड ऑफ रॉकेट बाय स्पीड ऑफ साउंड इन सराउंडिंग मीडियम। जिस मीडियम में जो है रॉकेट जो है क्रॉस कर रहा है, उसका उस माध्यम का स्पीड स्पीड ऑफ साउंड कितना होगा, तो इसमें डिवाइड करेंगे तो हमको मिल जाएगा मैक नंबर। तो इसका स्पीड मापते हैं हम लोग सुपरसोनिक फ्रीक्वेंसी का हम लोग मापते हैं इसमें मैक नंबर में। इसको भी हम लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं होता है? क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है। पूछा गया है इसमें, देखिए विकल्प में दिया हुआ है। पहला कॉपर सल्फेट, दूसरा बेकिंग सोडा, तीसरा जिप्सम, चौथा वॉशिंग सोडा। तो इसमें जो है निम्न में कौन से यौगिकों में क्रिस्टलीकरण का पानी नहीं है, मतलब क्रिस्टल बनने के बाद जो है इसमें वाटर मोलेकुल किस में है किस में नहीं है, वो चीज़ पूछा जा रहा है, किस में नहीं है। तो इस तरह का सवाल पूछा जा रहा है। तो इसमें जो है आपको सभी का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, चारों का। अगर आपका जो है केमिकल फार्मूला मालूम है तभी आप जो है बना सकते हैं, तो इसलिए केमिकल फार्मूला भी याद रखना ज़रूरी है। तो कॉपर सल्फेट का फार्मूला होता है CuSO4 इंटू 5H2O। बेकिंग सोडा NaHCO3। जिप्सम CaSO4 इंटू 2H2O। कैल्शियम सल्फेट। वॉशिंग सोडा Na2CO3 इंटू 10H2O। आप बताइए इसमें क्रिस्टलीकरण का पानी किस में नहीं है। तो कॉपर सल्फेट में 5 अणु जो है इसमें जल का जुड़ा हुआ है।
सोडियम बेकिंग सोडा में नहीं है, और जिप्सम में भी 2 अणु है, और वाशिंग सोडा में भी 10 अणु है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा। तो इस तरह का सवाल बनाने के लिए आपको जो है केमिकल फार्मूला मालूम होना चाहिए। कॉपर सल्फेट को, इसको हम लोग, ये ब्लू कलर का होता है, इसका रंग भी पूछा जाता है कभी कभी, ब्लू कलर का। तो इसमें जो है ब्लू कलर, इसीलिए इसको हम लोग ब्लू विट्रियोल भी कहते हैं, ब्लू विट्रियोल, या फिर हिंदी में इसको हम लोग बोलें नीला थोथा, नीला थोथा, या फिर तूतिया कहते हैं इसको हम लोग, इसका हिंदी नाम है। ये भी काफ़ी इसमें इम्पोर्टेंट है, ये सभी भी पूछा जाता है। तो इसका कॉपर सल्फेट का हम लोग उपयोग कहाँ पर करते हैं? कॉपर सल्फेट का प्रयोग इंसेक्टिसाइड के रूप में किया जाता है, कीटनाशक के रूप में। और बेकिंग सोडा हम लोग घर में यूज करते हैं, किचन में इसका बेकिंग सोडा। और जिप्सम का उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने के लिए किया जाता है। और वॉशिंग सोडा तो जो है डेली हम लोग कपड़ा धोने के लिए यूज करते हैं। अब आगे देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। O2 का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन डैश में होता है। पहला विकल्प दिया हुआ लाइसोसोम, दूसरा न्यूक्लियस, तीसरा माइटोकॉन्ड्रिया, चौथा वैक्यूल। तो ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन किस में होता है? तो ये आपको 4 विकल्प दिया हुआ। तो हम लोग रेस्पायरेशन चैप्टर अगर आप पढ़े हैं तो उसमें जो है स्टार्टिंग होता है ग्लूकोज से, ग्लूकोज से जो है पायरुविक अम्ल बनता है, पायरुविक एसिड, पायरुवेट जिसी को हम लोग कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को हम लोग ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं, ग्लाइकोलाइसिस। तो ये जो है होता है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। ये कहाँ पर होता है? तो साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म या फिर हम लोग कहें कोशिका द्रव्य। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये भी चीज़ पूछा जाता है। तो पायरुविक एसिड उसके बाद बनता है, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया के द्वारा। और पायरुविक एसिड से जो है अब बनता है एनर्जी के रूप में 36 ATP बनता है, प्लस CO2 और H2O बनता है। तो सांस जो लेते हैं तो हम लोग को एनर्जी मिलता है। तो इस प्रक्रिया, ये प्रक्रिया संपन्न होता है। ये दूसरा जो है होता है क्रेब्स साइकिल, हम लोग इसको कहते हैं। तो यही चीज़ पूछा जा रहा है आपको कि जो ऑक्सीजन का उपयोग ये होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, ये प्रक्रिया। दूसरा प्रक्रिया जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होगा।
इसको भी याद रखना है। तो ऑक्सीजन का उपयोग करके पायरुवेट का विभाजन, तो पायरुवेट जो है टूट करके यहाँ पर बन जाएगा एनर्जी के रूप में और कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में निकलेगा। तो ये जो है, ये प्रक्रिया, यही प्रक्रिया जो है पायरुवेट जो है कहाँ पर संपन्न होता है? पायरुवेट से ये चीज़ बनेगा माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया, ये प्रोसेस पायरुवेट एसिड से एटीपी, कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होगा। कहाँ पर होगा? क्रेब्स साइकिल के द्वारा माइटोकॉन्ड्रिया में, और ऑक्सीजन की उपस्थिति में संपन्न होता है। तो बैक्टीरिया में, जो प्रोकैरियोटिक जीव में सिर्फ जो है इतना ही संभव होता है, उसमें ग्लूकोज से जो है पायरुविक एसिड बनता है, और इस प्रक्रिया में उसमें जो है संपन्न होता है ग्लाइकोलाइसिस प्रक्रिया होता है, और ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में संपन्न होता है, और उसमें जो है साइटोप्लाज्म, और ये पार्ट जो है दूसरा पार्ट उसमें संपन्न नहीं होता। पायरुविक एसिड से क्रेब्स साइकिल के द्वारा एटीपी, CO2, H2O का निर्माण नहीं होता। ये सभी जो है सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में ये प्रक्रिया संपन्न होता है। तो ये प्रक्रिया सिर्फ जो है आपको बैक्टीरिया में मिलेगा, बैक्टीरिया, यीस्ट, यही सब में। प्रोकैरियोटिक जीव में ये चीज़ मिलेगा, प्रोकैरियोटिक, और ये चीज़ आपको यूकैरियोट में मिलेगा। तो इसमें जो है इस प्रक्रिया के द्वारा पूरा प्रक्रिया संपन्न होता है, तो इतना एटीपी मिलता है, और जो है इतना ग्लूकोज से सिर्फ पायरुविक एसिड बनेगा, तो सिर्फ आपको इसमें सिर्फ आपको 2 एटीपी का निर्माण होता है। तो ये चीज़ याद रखना है। ये चीज़ पूछा गया आपका इस पार्ट में, ऑक्सीजन के उपयोग कर करके पायरुवेट का विभाजन माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ये चीज़ पूछा जा रहा है, तो तब आपको ये आंसर हो गया, ये माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको ये भी चीज़ इम्पोर्टेंट है, ये भी चीज़ पूछा जा सकता है कि ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कहाँ संपन्न होता है, या तो फिर ग्लाइकोलाइसिस के लिए ऑक्सीजन का उपस्थिति जरूरी है कि नहीं, ये चीज़ पूछा जा सकता है। या फिर जो है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया कौन से जीवों में संपन्न होता है, ये आपको विकल्प दिया जा सकता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। अब आगे देखते हैं, एक और लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विद्युत बल्ब में आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस भरी होती है। वही आपको विकल्प दिया गया है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नाइट्रोजन। कह रहा विद्युत बल्ब में जो है आमतौर पर रासायनिक रूप से निष्क्रिय गैस भरा जाता है। तो इसमें जो है हाइड्रोजन, ये भी रिएक्टिव है, ये भी रिएक्ट कर सकता है, कोई भी एलिमेंट के साथ रिएक्ट कर जाता है। हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये भी रिएक्ट कर जाता है। क्लोरीन, ये भी रिएक्टिव एलिमेंट है। अब बचा नाइट्रोजन, ये जो है अभिक्रिया नहीं करता है नाइट्रोजन, तो इसमें हो जाएगा, इसीलिए जो है इसका प्रयोग हम लोग विद्युत बल्ब में इसका उपयोग करते हैं। और अक्रिय गैस के रूप में इसमें हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टन, इसका भी उपयोग करते हैं। तो ये भी अक्रिय गैस है, ये भी किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करता है, इसीलिए अक्रिय गैस के रूप में इसका भी उपयोग किया जाता है।
तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करेंगे। अब आगे हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।